एवरीवन, कैसे सभी लोग। मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर में। दोस्तों, केवीएस एनवीएस 2025 के लिए हमारा TRE1 का ये सेशन है। और इससे पहले हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ लिया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, जनरेशन पढ़ लिया। आज हमारी बारी है सॉफ्टवेयर पढ़ने की। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कितने तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में बग्स क्या होते हैं, किस किस तरह के बग्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इन सारी चीजों का कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे और उस पर फिर हम लोग बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। जो 30+ आपका एमसीक्यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सेशन करते हो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशन में जाकर आप 100% मार्क्स ले आ सकते हो अगर आपको सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल का क्लास था, उसमें मैंने आपको ओवरव्यू सबका दे दिया था। तो अगर किसी ने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसी के अंदर आपको फंडामेंटल के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हमने बात किया था कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो जो भी काम करेगा वो निर्देशों पर काम करता है, राइट। तो ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है। हमने क्या दिए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बना, हमारा एक प्रोग्राम बना। क्या बना, हमारा एक प्रोग्राम बना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो फिगर में, ऐसे आप कोई अगर कोई मूवी देखोगे उसमें सॉफ्टवेयर या हैकिंग वगैरह का कुछ होता है, तो इस तरह से बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं। तो बेसिकली किसी काम को करने के लिए जो हम लोग कोडिंग्स करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कोडिंग जो करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग जो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसी से हमारा बनता है प्रोग्राम, ठीक। उसी तरह से बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोल सकते हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोल सकते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे उसको, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे मान लो हम कोई एक गेम बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक गेम बनाए, तो जब भी हम ऑनलाइन कोई गेम बना रहे हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन खेल सकते हैं या जिसको हम लोग अपने सिस्टम के अंदर खेल सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। अब इस गेम के अंदर में हीरो होगा, है ना, हीरो होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो उसके अंदर जो विलन होता है, विलन होता है। उसके अंदर जो सीन्स होते हैं वो सीन्स होंगे। उसके अंदर जो अलग अलग स्टेजेस होंगे, स्टेजेस होंगे। उसके अंदर जो विलन होगा, विलन होगा। अब इस हीरो को अलग बनाएंगे तो हीरो हमारा एक प्रोग्राम कहलाएगा, सीन्स हमारा अलग प्रोग्राम कहलाएगा, स्टेजेस हमारा अलग प्रोग्राम कहलाएगा, है ना। अब इस हीरो को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि हमारा हीरो कैसा होगा, इसका ड्रेसअप कैसा होगा, उसके पास क्या क्या पावर्स होंगे। तो ये जो अलग अलग निर्देश हम दे रहे हैं उसको बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा हीरो तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा सीन्स तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा अलग अलग विलन तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस तैयार हो जाएंगे। और जब हम इन सभी को क्या कर लेंगे, सभी को कलेक्ट कर लेंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे कि हमारा ये एक गेम तैयार हो चुका है। तो समझ में आ चुका है आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम, और ऐसे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलेंगे हमारा सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, यहां तक समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या काम करना है वो जो पहले से प्री निर्देशित है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए होता है, हार्डवेयर को अपना बेसिकली काम करने के लिए होता है। एज फॉर एग्जांपल दुनिया भर की चीजें, जैसे एमएस ऑफिस, विंडोज 11, गेमिंग एप्लीकेशन, फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप, यूट्यूब, ये सब क्या है, ये सब आपका सॉफ्टवेयर ही होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी को जल्दी से बताइएगा। आज सेशन लगाने में मुझे थोड़ा सा देर हो गया, इसलिए मैं चाय भी नहीं पाया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एवरीवन? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नाउ चलिए, अब जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बेसिकली ये दो ही तरह का होता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो दो ही तरह का होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और रखा है, क्योंकि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये पार्ट ऑफ, ये जो यूटिलिटी होता है ये पार्ट ऑफ सिस्टम ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग ही रख लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने तरह का होता है, तो आपको दो ही तरह बोलना है, ठीक। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स के अंदर में दो ही आता है। पहला क्या, एक आता है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, और दूसरा आता है आपका सिस्टम। मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि थ्योरी अगर आपने एक बार पढ़ लिया कॉन्सेप्चुअली, तो आप दुनिया का कोई सा क्वेश्चन बनाओगे उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी इसी सिस्टम का ही पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एप्स। इंस्टॉल किया एप्स, जब आप जाते हो प्ले स्टोर से जाके एप्स इंस्टॉल करते हो, तो वो एप्स किसका शॉर्टकट होता है, वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम एप्स बोलते हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या कहने का मतलब होगा, इसको जब हम लोग अलग अलग बात करें तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो बेसिकली अब आप खुद से देखो, आप प्ले स्टोर पे क्या जाके इंस्टॉल करोगे। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो क्या इंस्टॉल करोगे, आप कोई गेम इंस्टॉल करोगे, आप कोई पीडीएफ रीडर इंस्टॉल करोगे, ठीक है, आप कोई स्कैनर इंस्टॉल करोगे। लेकिन ये सारी चीजें इंस्टॉल करके आप करोगे क्या, इससे आप खुद इंटरेक्ट करोगे या कोई और इंटरेक्ट करेगा। तो भाई एक जवाब आएगा कि यूजर खुद से इंटरेक्ट करेगा,
यूजर खुद चलाएगा इसको, है ना। आपने अगर प्ले स्टोर से कोई जाके इंस्टॉल किया, सपोज कर लो आपने फोन पे इंस्टॉल किया, है ना, आपने फोन पे इंस्टॉल किया या आपने गूगल पे इंस्टॉल किया या आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी इंस्टॉल किया, वो चलाएगा कौन? वो तो आप चलाओगे ना। इट मीन्स कि जितना भी एप्स होता है वो यूजर को फैसिलिटी देने के लिए होता है। यूजर अपना अलग अलग टाइप का काम उस पर जाके कर पाए, इसका मतलब यह है कि यूजर को डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। कोई मीडिया प्लेयर है, आप वीडियो चला रहे हो, कोई फोटो वाला कोई एप्लीकेशन है जहां पे आप फोटो एडिट कर पा रहे हो, या कोई गेम खेल पा रहे हो, तो दुनिया भर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल सा एक चीज दिमाग में रखना, वैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर जाकर डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करता है, यूजर उसको चलाता है, यूजर उस पर जाके अपना काम करता है, देन उसको क्लोज कर देता है, उसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बोला? डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू फैसिलिटेट यूजर, यानी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सॉफ्टवेयर बना है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सॉफ्टवेयर बना है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस पर यूजर जाकर अपना कोई काम करे, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मैक्सिमम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस ऑफिस हो गया। अब एमएस ऑफिस के अंदर में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, गूगल क्रोम है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी के सारे जो सॉफ्टवेयर होंगे, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। आपका कमेंट देखो लगातार आना चाहिए, जितना क्विकली आपका कमेंट आएगा उतना ही क्विकली मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे एक सेशन के अंदर में ना सिर्फ थ्योरी होता है, थ्योरी के साथ साथ हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो गूगल क्रोम क्या होगा? एप्लीकेशन ही होगा ना, क्योंकि हम जाते हैं खुद से गूगल क्रोम ओपन करते हैं, उस पर ब्राउजर पे जाके ब्राउज करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, इसका मतलब जहां पर भी जाके यूजर इंटरेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे यहाँ पे सिस्टम की हम बात करें, तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपका बैकग्राउंड के अंदर में, ठीक है, आपका बैकग्राउंड में सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, यानी वैसे प्रोग्राम्स, वैसे कोडिंग जिसका काम है बैकग्राउंड में सारी चीजों को व्यवस्थित करके रखना, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हमारा यूजर है ना, यूजर किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा। अब कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग अभी यूट्यूब पर हो, तो मैंने ले लिया एक यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपने यूट्यूब पे क्लिक किया, आप गए यूट्यूब के आइकन पर जाकर आपने क्या किया? क्लिक किया। तो ये इंफॉर्मेशन जाता है किसके पास? ये इंफॉर्मेशन जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी स्पेसिफिकली किसके पास जाता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या मतलब हो गया इसका? अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये देखता है कि यूजर ने जो इस एप्लीकेशन पर क्लिक किया है, यूजर को किन किन हार्डवेयर की जरूरत है, यूजर को क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला? जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो अब यूजर ने देखा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ने देखा कि इसको क्या चाहिए भाई, इसने यूट्यूब चलाया है तो इसको मॉनिटर चाहिए होगा, है ना, इसको मॉनिटर चाहिए होगा। इसको क्या चाहिए होगा? इसको स्पीकर चाहिए होगा, ठीक है। इसको मॉनिटर भी चाहिए, इसको स्पीकर भी चाहिए, ठीक है। और अगर टच पैड है तो इसको क्या, टच पैड भी एक्टिव होना चाहिए, या टच स्क्रीन भी क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये जो अलग अलग हार्डवेयर थे, ये जो अलग अलग फिजिकल डिवाइसेस थे, क्या आपने इसको एक्टिव किया? क्या यूजर ने इसको एक्टिव किया? क्या यूजर जाके पहले हार्डवेयर मॉनिटर को एक्टिव करता है? नहीं। यूजर डायरेक्टली क्या किया? यूजर ने डायरेक्टली यूट्यूब को ओपन किया, ये इंफॉर्मेशन गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने देखा बैकग्राउंड में ही कि अच्छा इसने ये क्लिक किया है यूजर ने, तो इसके लिए यूजर को किन किन हार्डवेयर की जरूरत होगी, चलो उसको ये हार्डवेयर प्रोवाइड कर दो। तो इसने क्या किया? इसने यूजर्स को ये सारे हार्डवेयर प्रोवाइड करवा दिए। तो इसलिए ये एरो यहां पर है, इंफॉर्मेशन आ रहा है और देन फिर यहां से अवेलेबिलिटी हो रही है। तो यूजर और जो हार्डवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है, उसके बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली वहां पे क्या यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? जल्दी से बताओ। गोलू का कुछ कमेंट है, आपका कंटेंट बेस्ट होता है, होता है उसके बाद क्या आपकी क्लास का बहुत, बट कहीं और नहीं पढ़ाना ऐसे, प्लेलिस्ट से स्टडी करता हूँ। हाँ, प्लेलिस्ट इसमें है, कर लिया करो। ओके, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एवरीवन जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो यहां देखो क्या है,
तो पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लिखा हुआ क्या है यहां पर, ठीक है। So responsible for controlling, integrating, managing the individual hardware components of a computer system. It acts as an interface between hardware and application software. आपको क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपको क्लियर हो गया कि हार्डवेयर क्या है, आपको क्लियर हो गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा। बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे कम्युनिकेशन क्या हो जाए, हमारा आसान हो जाए, यूजर को कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए जब से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है थर्ड जनरेशन से, सिस्टम को यूज कर पाना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। ओके, चलिए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। जैसे मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, लिंकर होता है और लोडर होता है, ठीक है। अब समझना, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग एकदम फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सेशन में पढ़ेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लगाता हूं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। मान के चलना जितना भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में 95% जो काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, इतना अच्छे से दिमाग में रखना। अब हम लोग चलेंगे यहां डिवाइस ड्राइवर से क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, उसके बारे में चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, इस पे हम लोग दोबारा से आएंगे। यहां हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। इसको दो पार्ट में तोड़ो, देखो डिवाइस यानी यंत्र, और ड्राइवर का मतलब चालक, है ना, जो चला रहा है, यानी डिवाइस को चलाने वाला। हाँ, क्या कुछ कमेंट किया गया, एक मिनट जो देखने दो। सर आपकी पहले वाली प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लिया सिलेबस, सो डू आई नीड टू वॉच दिस सेशन और डू आई स्किप दिस। आप स्किप कर सकते हो क्योंकि उसमें भी मैंने डिटेल में ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बट उसमें क्या था कि उसमें मैं साथ साथ में एमसीक्यूज लेके नहीं चला था, तो अभी क्या होगा कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो अगर आपको रिविजन करना है तो आप इसमें रुक सकते हो, अदरवाइज दैट इज इनफ, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ डिवाइसेस, क्या मतलब हो गया सर, मैंने एक कार खरीदा, ठीक है, समझना, मैंने एक कार खरीदा। अब ये कार तो मैंने खरीद लिया, ठीक है, ये कार तो मैंने खरीद लिया, लेकिन कार चलाने नहीं आता, मुझे कार चलाने नहीं आता, लेकिन मैंने इसको खरीद लिया। अब अगर मैं बोलूं आपको मेरे साथ कि आप मेरे साथ कार में बैठो, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं, पहली बार कार चला रहा हूं, तो क्या आप बैठोगे? आप बोलोगे नहीं सर, जान का तो हर किसी को लगता है, आप पढ़ाते अच्छा होगे, लेकिन सर फिर भी मैं आपकी जान आपके लिए नहीं दूंगा भाई, कार में तो नहीं बैठूंगा। तो मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे कहीं घूमने, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर को रख लेंगे। अब इस ड्राइवर की जैसे मैंने बात की, तो ये ड्राइवर क्या हो गया, चालक। अच्छा, ये जो ड्राइवर मैंने रखा है कौन सा रखा है, क्या साइकिल चलाने वाला ड्राइवर रखा है, या वैसा ड्राइवर रखूंगा जो इस कार का एक्सपर्ट होगा? बताओ बताओ बताओ, कौन होगा? मैं एक वैसा ड्राइवर रखूंगा जो इस कार को चलाने में एक्सपर्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक यंत्र था, एक डिवाइस था, और यहां पर एक पर्सन है जो उसका एक्सपर्ट है उसको चलाने के लिए। बस वही तो यहां पर भी है, डिवाइस है और ड्राइवर है, मतलब इस डिवाइस को चलाने के लिए, इस डिवाइस को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए, इस डिवाइस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसी को हम बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम्स, हम यहाँ कोडिंग, हम यहाँ सॉफ्टवेयर, हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई प्रिंटर खरीदा, तो आप प्रिंटर कनेक्ट कर दोगे तो प्रिंटर काम नहीं करेगा, तो प्रिंटर हमारा हो गया डिवाइस, राइट। और इस प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट करने या फिर इसको फंक्शन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और इसी को ऑपरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अब आपको इसको बार बार करने की जरूरत नहीं होती, आपने एक बार प्रिंटर लिया, प्रिंटर के साथ अपने सिस्टम में क्या कर लिया, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। अब उस सॉफ्टवेयर का काम होगा सिर्फ उस प्रिंटर का ध्यान रखना कि प्रिंटर कैसे काम करेगा, अपने काम को एक्सपर्टीज कैसे वो करेगा, मतलब किसी डिवाइस को स्पेशली फंक्शन कराना, प्रॉपर फंक्शन करवाना, यही काम होता है आपके डिवाइस ड्राइवर का, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उसके साथ इंस्टॉल किया जाता है, सो दैट वो डिवाइस प्रॉपर काम कर सके, ठीक। तो यहां पे क्या हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक ट्रांसलेटर बिटवीन डिवाइस एंड प्रोग्राम दैट यूज टू डिवाइस। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात। डिवाइस ड्राइवर सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ, क्या डिवाइस ड्राइवर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एक बार जल्दी से बताइएगा। डिवाइस ड्राइवर होप्स सो आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। अब लैंग्वेज का मतलब हो गया भाषा, और ट्रांसलेटर का मतलब जो एक भाषा से दूसरे भाषा में चेंज कर रहा होगा, है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वही मतलब होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, हमारा कंप्यूटर समझता है 0 और 1। हमने लिखा कोई कोड यहां सी लैंग्वेज में, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो हमने कोई
कोड लिखा सी लैंग्वेज में, लेकिन हमारा कंप्यूटर क्या समझ रहा है, 0 1 में समझ रहा है। तो भाई बीच में कोई तो एक ट्रांसलेटर होगा, बीच में कोई तो एक ट्रांसलेटर होगा जो इस भाषा को इस भाषा में चेंज कर रहा होगा। कोई तो होगा ट्रांसलेटर जो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो बस यहां पे जो भाषाओं को चेंज करे उसी को क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने वाला बहुत सारी भाषाएं हैं, आपने सी का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, फोर्ट्रॉन का नाम सुना होगा, पास्कल, बेसिक, कोबोल, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो ये अलग भाषाएं हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है। इट मीन्स कि हमारे डिवाइस के अंदर में या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर में बैकग्राउंड में कोई तो ऐसा होगा जो उन भाषाओं को 0 1 में चेंज कर रहा होगा, और हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 0 1 समझता है। इसका मतलब प्रोसेसर को जो चीजें मिल रही हैं वो 0 1 में मिल रही हैं, लेकिन हम उसको दे रहे हैं किसी और भाषा में। तो प्रोसेसर को मिलने से पहले उसको कोई तो कन्वर्ट कर रहा होगा, और क्या ये हम उसको कन्वर्ट करते देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे। ये सारी चीजें क्या हो रही है, बैकग्राउंड में हो रही है। इसका मतलब ये सारा किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, हम नहीं कर रहे, वो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है, क्योंकि उसको पहले से निर्देश दिया जा चुका है। राइट, होप सो क्लियर होगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, चेंज करेगा किसमें चेंज करेगा, किसी भी सोर्स कोड से किसमें, मशीन कोड में। सोर्स कोड से किसमें चेंज करेगा, मशीन कोड में। कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब सोर्स कोड कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पे लिखा सोर्स, सोर्स कुछ भी हो सकता है। सोर्स जरूरी है कि सिर्फ सी लैंग्वेज होगा, किसी भी भाषा में अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम सोर्स कोड। ठीक है, और ये जो मशीन कोड होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं टारगेट कोड। ठीक है, टारगेट कोड भी बोला जाता है उसको, ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है उसको, मशीन कोड भी बोला जाता है, बहुत सारी भाषाएं। ऑब्जेक्ट कोड का भी मतलब होता है 0 1, टारगेट कोड मतलब बेसिकली टारगेट क्या करना है, तो 0 1 में ही चेंज करना है ना, या फिर मशीन कोड। लेकिन है वो क्या सोर्स कोड से ही हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में क्या लिखा है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है उसको बाद में देखेंगे, पहले अपनी भाषा में समझेंगे। ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ध्यान देना। लैंग्वेज प्रोसेसर, इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू अनदर, एक भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करता है। तो बेसिकली क्या करता है, किसी सोर्स कोड को ही 0 1 में ये चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर 0 1 को ही सिर्फ समझता है। ठीक है, अब जब हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की, उसी लैंग्वेज प्रोसेसर को अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो पहला टाइप हमारा कंपाइलर, फिर है इंटरप्रेटर, और फिर है हमारे पास असेंबलर। देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था ना सेकंड जनरेशन में, अब मैंने वो चीजें आपको क्यों बताई पहले, उसका एक लिंकिंग होता है अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन के अंदर में जो भाषा यूज होती थी, ठीक है, जो लैंग्वेज यूज होता था वो क्या यूज होता था, असेंबली असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। ठीक है, ये डायरेक्ट 0 1 तो नहीं था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये कैसा होता है, न्यूमोनिक होता है। इसका स्पेलिंग देख लेना, न्यूमोनिक का क्या होता है, MNEUMONIC, न्यूमोनिक कोड में यूज करते हैं। इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार, शायद मैंने गलत लिखा है, न्यूमोनिक कोड होता है। तो हमने देखा कि भाई ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये एग्जैक्ट 0 1 तो है नहीं, है ना, इसका मतलब इसको भी तो किसी में चेंज करके हमें 0 1 या फिर मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा, मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसको जो चेंज किया जाता है ये क्या आता है, असेंबलर के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली असेंबलर जो है वो असेंबलर क्या हो गया, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज को 0 1 या मशीन कोड में चेंज करता है। तो ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, समझ में आ गया। तो असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो असेंबली लैंग्वेज जो एक न्यूमोनिक कोड में होता था उसको 0 1 में चेंज करने के लिए यूज होता है। और जो हम थर्ड जनरेशन से बात करते हैं, है ना, हमारा थर्ड जनरेशन से क्या यूज होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, पाइथन बेसिक, जावा, पाइथन, ये जितने भी लैंग्वेजेस है, रूबी, ठीक है, रिएक्ट, ये जितने भी लैंग्वेजेस सब थर्ड जनरेशन के ऊपर वाले जितने हैं ये सबको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी तो किसी में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, 0 1 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो असेंबली छोड़ के जितना भी लैंग्वेज को हम 0 1 में चेंज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में 0 1 में चेंज करने की जरूरत है नहीं, वो डायरेक्टली उसी में कोडिंग होता था। तो यहां पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर चेंज कर रहे हैं, तब हम यहां पर यूज करते हैं कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी, इंटरप्रेटर का भी। दोनों के बीच में बस फर्क है थोड़ा सा, क्या फर्क है कि कंपाइलर की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड एट ए टाइम। मतलब मान लीजिए हमारा कोई एक प्रोग्राम है, हमारा कोई एक प्रोग्राम है, इसके अंदर 1000 कोड है। ठीक है, 1000 लाइन होगा, मान लो 1000 लाइन हमने लिखा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इन सब को एक साथ किसमें चेंज करेगा, 0 1 में, मशीन में चेंज करेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सबको एक साथ प्रोसेस कर दिया तो स्पीड कहीं ना कहीं क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन जब हम स्पीड बढ़ने की बात कर रहे हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी कहीं ना कहीं क्या होगी, घट जाएगी, एक्यूरेसी क्या होगी इसकी, कम हो जाती। क्यों, क्योंकि भाई आपने एक साथ तो कर दिया, आप कहीं पर अगर एरर आया तो फिर ढूंढो एरर कहां पर है। ठीक है,
एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड बढ़ेगा तो एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाएगा। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा आपका ट्रांसलेटर, पूरा का पूरा सोर्स कोड को एक बार में चेंज करेगा, ठीक है। और ये डिटेक्ट करता है सिंटेक्स एरर को। सिंटेक्स एरर किसको बोलते हैं? जैसे मान लो हमें सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, तो ये नेसेसरी है। अगर आपने फुल स्टॉप लगाना भूल गए या कहीं पर अगर आप कॉमा लगा के आगे बढ़ रहे हो, वहां पे कॉमा चाहिए था, अगर आप भूल गए, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब सिंटेक्स कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो उसको उसको यूज करने के लिए कई सारे सिंटेक्स होते हैं, कई सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने उसको छोड़ा तो वहां पे वो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड चीजें जो होती है, उसको अगर आपने छोड़ दिया, जो यूज करना मस्ट था, उसको डिटेक्ट करता है, उसको उसमें अगर कोई एरर आता है उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। तो ये जो कंपाइलर है वो सिंटेक्स एरर को डिफाइन करता है, डिटेक्ट करता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है? तो इंटरप्रेटर देखो क्या काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोग्राम है ना, 1000 लाइन का है, मान लो 1000 लाइन का है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा? 01 में चेंज करना पड़ेगा, यानी मशीन में, यानी मशीन कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन करता है। पहले एक लाइन को करेगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा, फिर चौथे को करेगा, फिर पांचवे को करेगा, ठीक है। तो ये जो करता है, ये ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन करता है। तो लाइन बाय लाइन करने से इससे फायदा क्या होता है? जो इसकी स्पीड है, वो स्पीड तो घट जाती है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाता है? वो एक्यूरेसी आपका इंप्रूव हो जाता है। मान लो इस लाइन में कोई दिक्कत आया, तो वही उसी लाइन में जाके क्या करो, उसी वक्त उसको डिटेक्ट करके उसको एरर को रिमूव कर दो। लेकिन जब हम कंपाइलर यूज करते हैं तो कंपाइलर में क्या होता है, 1000 लाइन का है, तो फिर ढूंढिए कहां पर एरर है, फिर जाके उस लाइन पे जाके आप उसको दूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ही चेंज करने के लिए यूज होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि कंपाइलर एक साथ करता है और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, और जो न्यूमेरिक कोड होते हैं या असेंबली लैंग्वेज होते हैं उसको चेंज करने के लिए हम लोग असेंबलर का यूज करते हैं। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे यहाँ पे एरर की बात आए तो एरर में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो एरर है, एरर को हम लोग बग भी बोलते हैं, ठीक है। एरर को हम लोग बोलते हैं बग, और ये बग हमेशा कैसा होता है? लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर का मतलब क्या हो गया? सिंटेक्स तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहीं पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो वो सिंटेक्स एरर। लेकिन आप जो लॉजिक लगा रहे हो, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक लगाओगे ना, कि ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये ऐसा डेवलप होना चाहिए। मान लो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ये लोगो हो, लेकिन ये लोगो यहाँ पर ना आके यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉजिकल एरर, ठीक है। होना चाहिए था कहीं पर, आ गया कहीं पर, तो दिस इज नोन एज लॉजिकल एरर। ऐसे ऐसे लॉजिकल एरर हर प्रोग्रामर का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिंटेक्स सभी के लिए सेम होगा, ठीक है। तो लॉजिकल एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और इसी को दूसरा चीज होता है डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब होता है डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग बग या फिर एरर। अगर कोई बग या एरर है हमारे पास, उसको अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं और करेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होगी। एक बार जल्दी से बताओ, क्या सबको यहां तक कोई मसला है? सब क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिंकर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज करा के कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको 5000 एमसीक्यूज करा दूं, 1000 एमसीक्यूज करा दूं, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो आप किसी भी तरह का एमसीक्यूज पढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो लिंकर का मतलब क्या होता है। लिंकर का मतलब, जैसे मान लो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम P1 है, बहुत सारे प्रोग्राम P2 है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, है ना। आपने इसको भी 01 में चेंज कर दिया, आपने इसको भी 01 में चेंज कर दिया, लेकिन अभी ये कंबाइंड नहीं है, ठीक है। आप सबको कहीं ना कहीं क्या करोगे? कंबाइंड करके एक करोगे, कंबाइंड करके एक बनाओगे ना। अभी सब क्या अलग अलग है, तो सब जो भी अलग अलग था, सबको क्या था, सबको आप कंबाइन करके एक बनाओगे, और ऐसा बनाओगे कि अब इसको जब हम फॉर्म करें तो अब ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए? एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में अब आ जाए। मतलब अब हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, अब हम उसको क्लिक करेंगे और वो रन होने लगेगा। तो जो अलग अलग था उसको कंबाइन करके हमने एक बना लिया। तो लिंकर क्या करता है? सेपरेट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लाइब्रेरीज फ्रॉम सिंगल कोहेरेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ये चेंज कर देता है। बेसिकली इन सारे चीजों को छोड़ दीजिए, ये भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जो अलग अलग हमने प्रोग्राम्स को 01 में चेंज किया था, जो हमारा कौन कर रहा था? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कर रहा था, वो जो अलग अलग पड़ा हुआ था, लिंकर का काम होगा। अब ये लिंकर लोडर, ये सब क्या है? सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर ही है। उन सबको अलग अलग कलेक्ट करके एक करेगा और उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में करेगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रन होने लगेगा, ठीक है। ये अब आपका हार्ड डिस्क में कहीं पे पड़ा होगा। दूसरा आपके पास लोडर है। लोडर का काम क्या होता है? जैसे आपने इस पे क्लिक किया, मान लो हमारा ये कहां चला गया, ये हमारे पास हार्ड डिस्क में चला गया, ये अब स्टोर हो गया हार्ड डिस्क के अंदर में। अब जैसे हम इस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला, जिस भी चीज पर आप क्लिक करते हो तो वो उठकर कहां आता है? पहले रैम के पास आता है। तो कोई तो होगा जो उसको उठाकर रैम के पास लेकर आ रहा होगा, और तब जाके रैम से किसको मिलता है? तब जाके रैम से सीपीयू को मिलता है। ये मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं। तो ये जो हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लाने का काम कर रहा है, यही तो काम करता है लोडर। खुद से थोड़ी लाता होगा, खुद से थोड़ी आता है। तो हर एक चीज के लिए, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हर एक चीज के लिए इंसान है, मशीन है, उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हर एक काम करने के लिए हार्डवेयर तो है, लेकिन उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्या है? वहां पे सॉफ्टवेयर है। तो क्लिक किया, उठ के रैम में आया, तो रैम के अंदर कौन लेकर आया?
तो रैम के अंदर लेकर आया आपका लोडर, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? लोडर काम करता है। तो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रिसाइडिंग ऑन द डिस्क इनटू मेमोरी दैट इज रैम एंड एग्जीक्यूट्स इट, और फिर वहां से किसको मिल जाता है? सीपीयू को मिल जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को एक बार हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सोर्स प्रोग्राम कुछ लिखा किसी भी भाषा में, वो आएगा किसके पास? आपका लैंग्वेज प्रोसेसर के पास। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो भी होगा। अब वो उसको किस में चेंज करेगा? ऑब्जेक्ट कोड यानी कि 01 में चेंज करेगा। उसके बाद अलग अलग था, लिंकर सबको क्या करेगा? कंबाइन करेगा। लिंकर ने सबको क्या किया? कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद क्या किया? एग्जीक्यूटेबल फॉर्म मिला है। अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म आने के बाद वहां पर आपका लोडर काम करेगा। जैसे आप इस पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये लोडर उठाकर कहां लेके आएगा? रैम के अंदर में लेके आएगा, और फिर रैम से आपको किसको मिल जाएगा? सीपीयू को मिलेगा। एंड देन यहां पर आपसे एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तो ये था प्रोसेस। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी की अगर हम लोग बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या होता है कि जो चीजें हमारे पास मौजूद है उसी चीज को क्या करना, उसी का प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। तो इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैसे? अब जैसे हमारे पास बैकअप है ना? तो बैकअप का मतलब क्या हो गया? जो डेटा हमारा लॉस ना हो जाए तो उसके लिए हम बैकअप बना के रखें। ये सब कभी कभी पूछ देता है कि बैकअप किसके अंदर आएगा, ठीक है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है? कभी कभी एग्जैक्टली पूछ देता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है? बैकअप बैकअप बना के रखना। उसके बाद डेटा रिकवरी, अगर आपका डेटा लॉस हो चुका है तो उसको रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें आपका यूटिलिटी के अंदर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपके पास यहाँ पे एक टर्म होता है ना, हमारे पास जो भी मेमोरी होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है? जो भी मेमोरी होता है, तो मेमोरी को मैंने बोला कि ये ब्लॉक्स में होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये इसका साइज है 50 KB, ठीक है, इसका भी साइज है 50 KB, सबका 50 KB साइज मान लो फिक्स था, ठीक है। 50 KB मान लो साइज फिक्स था। हमने कोई एक प्रोग्राम दे दिया जो था 20 KB का, फिर हमने कोई प्रोग्राम P2 दे दिया जो था हमारे पास 45 KB का था, फिर हमने कोई प्रोग्राम P3 दे दिया जिसका था 35 KB का, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मान लो यहाँ पर आ गया, इतना स्पेस क्या हो गया? इसका वेस्टेज हो गया। फिर ये P2 जो है, ये P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, देखा कि इतना स्पेस क्या हो गया? वेस्टेज हो गया। फिर P3 इतना तुम्हें आ गया, लेकिन इतना स्पेस क्या हो गया? वेस्टेज आ गया। तो ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, ठीक है, ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी कि भाई मेरा दोस्त जो है वो 4 स्टेशन बाद पकड़ेगा ट्रेन, तो मैं अभी से उसके लिए रुमाल रख के रखता हूँ, वो क्योंकि वो आएगा। तो ये जो 4 स्टॉपेज तक जो वेस्टेज गया है उस सीट का, जो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो उस स्पेस का तो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वेस्ट चला गया, आपने किसी को बैठने नहीं दिया, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन होने से, जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो या परफॉर्मेंस स्पीड या परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है डीफ्रैगमेंटेशन। मतलब इस डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? यूज दी वेस्टेज मेमोरी, ठीक है, या फिर रिमूव फ्रैगमेंटेशन। ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है इसको आप क्या कर लो? यूज कर लो भाई। ये जो फ्रैगमेंटेशन है इसको होने मत दीजिए, आप इसका स्पेस को यूज कर लीजिए। तो पुटिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ फाइल्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इनटू द डिस्क विथ विच रिड्यूसेस द टाइम टू एक्सेस द फाइल। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको समझने की जरूरत नहीं आपको। मैंने क्या बोला? ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है इसको यूज आप कीजिए, वो वेस्टेज होने ना दीजिए, या वेस्टेज हो चुका है तो उसको उसको कंबाइन करके फ्री स्पेस बना लीजिए, सो दैट आपका जो प्रोग्राम है वहां पर जा सके। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीफ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लो आकृति, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप, डेटा रिकवरी, डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। आपका जैसे फायरवॉल है, फायरवॉल हमारे सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ फायरवॉल रहेगा, ठीक है। तो फायरवॉल हमेशा क्या होता है? सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। देखो, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता, या फिर वायरस प्रोटेक्शन वो नहीं देता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये फायरवॉल क्या करता है? ये जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, जो आपके सिस्टम के अंदर में इंटरनेट के थ्रू घुसने की कोशिश करते हैं, उसको रोकता है, ठीक है। तो फायरवॉल जो होता है, दूसरा ये जो फायरवॉल होता है ये आपका फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो होते हैं उसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो ये काम करता है बैरियर बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर्स टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। दूसरा डिस्क क्लीनअप की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कैश कैश आपका फुल हो जाता है, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या होता है कि जब आप यूज करते हैं तो बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स बन जाते हैं, बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है।
मतलब आप कुछ भी यूज करें तो छोटा छोटा सा बहुत क्या होता है, टेम्पोररी फाइल्स बनने लगेगा। लेकिन ये जो फाइल्स बन रहा है ये आखिर तो आपके सिस्टम के स्पेस में ही रहेगा ना, जिस मेमोरी में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। अब उसमें कुछ टेम्पोररी फाइल्स वैसे आ गए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इन टेम्पोररी फाइल्स को, ये जो टेम्पोररी फाइल्स होता है इसको हटाने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनअप करते हैं। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप करने से क्या होता है, आपका जो स्टोरेज है वो बढ़ जाता है। टू क्लीन द फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव विच इज नो लॉन्गर नीडेड एंड प्रोवाइड स्पेसेस, जैसे आपका टेम्पोररी फाइल है। ठीक है, जब आप इसको हटाने की एक और प्रोसेस होता है टेम्पोररी फाइल को हटाने के लिए। जैसे मान लो आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे आप जाओगे विंडो की प्लस आर, ठीक है, तो यहां से खुलेगा आपका रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहां पर जाके आप क्या लिखोगे, परसेंट टेम्प परसेंट लिखोगे और यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो जितना भी टेम्पोररी फाइल है, ठीक है, जितना भी टेम्पोररी फाइल है यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करो, सबको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। तो यहां से भी कर सकते हैं और दूसरा आपका डिस्क क्लीनअप से भी आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है सॉफ्टवेयर का। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है, तो भाई हम किसी भी चीज को या तो डाउनलोड करते हैं या तो इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड करने का मतलब हुआ कि हार्ड डिस्क में कहीं पर हमारा वो स्पेस लेके है। लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने का मतलब वो हमारे हार्डवेयर के साथ कंपेटिबल हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके साथ उसका मेल मिलाप हो रहा है, उन चीजों को, उस एनवायरमेंट को समझ रहे हैं, तब हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मेक कंपेटेबल विद द हार्डवेयर। तो इंस्टॉलेशन अलग होता है, डाउनलोड अलग होता है। डाउनलोड का मतलब अलग से पड़ा हुआ है, इंस्टॉल का मतलब हमने अपने सिस्टम का उसको पार्ट बनाया है, मतलब उसको अपनाया है बेसिकली। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब होता है कि कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ साथ वहां पे देखना आपको ना एक पैच फाइल देता है। ठीक है, एक पैच फाइल देता है। पैच फाइल का मतलब ये होता है कि उसके साथ एक सॉफ्टवेयर के साथ ही एक छोटा सा फाइल भी अटैच करके दे देता है और इसी के जरिए हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट लगातार आता रहता है। तो अपडेट करने का मतलब जो भी कंपनी डेली बेसिस पे स्मॉल चेंजेस करती है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में, आप उसको अपडेट यानी उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो नए चेंजेस है उसको अपने अंदर लेके आ सकते हैं। अपग्रेड की बात है जब हम तब करते हैं जब हम कुछ मेजर चेंजेस करते हैं, लाइक एक वर्जन का ही चेंज हो जाना, जैसे विंडोज 10 से विंडोज 11 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, विंडोज आपका 12 आ गया। तो ये जो चेंज आ रहा है पूरा का पूरा एक वर्जन का चेंज आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेड करना। ठीक, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? चलो ना, नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन करना। ये सब टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डुप्लीकेसी का मतलब ये हो गया कि भाई मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। ठीक है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, मैंने 10,000 रुपए का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। ठीक है, मैंने विंडोज का जाके 10,000 का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और उसको मैंने क्या कर लिया, उसका मैंने सीडी बना लिया। ठीक है, उसका मैंने सीडी बंद कर लिया। ठीक है, सीडी बंद कर लिया मतलब उसका डुप्लीकेशन कर लिया और ये मैं बेच रहा हूँ कितने में, 100 रुपए में बेच रहा हूँ। 100 रुपए में मैंने हजारों यूजर को दे दिया, 100 रुपए में मैंने सबको दे दिया। जैसे आप नॉर्मली कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप खरीदने जाओगे तो आप दुकान से जाते हो, दुकान में 200-300 रुपए में आपका इंस्टॉल कर देता है, लेकिन उसकी कीमत तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए है। वो आपको 100 रुपए में कैसे दे सकता है? इसका मतलब उसने उसका डुप्लीकेशन, ओरिजिनल का डुप्लीकेशन किया हुआ है। ठीक है, उसका एक क्रैक फाइल बनाया हुआ है जिसकी परमिशन उसको है नहीं। कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए बनाता है तो कंपनी नहीं चाहेगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर उसको बंद करके यूज करे, कंपनी हमेशा चाहेगा कि आप उससे खरीदो। ठीक है, इसीलिए उसका जो अपडेट्स वो हमेशा उसको बंद करके रखता है, क्योंकि अपडेट्स हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर आता है। जैसे अपडेट करोगे कंपनी पकड़ लेगा कि आपके पास डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है या इलीगल सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर से उसको ब्लॉक कर देगा। तो इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, क्योंकि कमर्शियली बिजनेस पर्पज से ही हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, कंपनी ने पैसे देके उसको बनाया। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करें, डुप्लीकेशन करके उसको बेच रहे हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैरेसी। सॉफ्टवेयर पैच मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो तो उसके साथ एक स्मॉल छोटा सा सॉफ्टवेयर और आपके पास होता है, सो दैट आपके डेली बेसिस पे कुछ भी सॉफ्टवेयर के अंदर में जो भी कमियां आ रही हैं, कुछ भी अपडेट्स आ रहा है, तो इस पैच के थ्रू उसको आप सॉल्व कर सको। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब ये होता है कि हमने एक पैकेज खरीद लिया जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइक हमने एमएस ऑफिस खरीदा, तो हमें अगर टेक्स्ट का कुछ काम है, तो डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम एमएस वर्ड का यूज कर लेंगे उसके अंदर। हमें एक्सेल शीट पे काम करना है तो एक्सेल यूज कर लेंगे। हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट का यूज कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह का पैकेज। ठीक है, पैकेज का मतलब उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो अलग अलग काम के लिए होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ऑपरेटिंग सॉरी एमएस ऑफिस है। ठीक, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वैसा होता है जो फ्री में अवेलेबल होता है। ठीक है, पब्लिक डोमेन जहां पे भी पब्लिक आ गया मतलब वो फ्री है। फ्री डोमेन मतलब फ्रीवेयर होगा वो। ठीक है, तो इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता, जैसे लिनक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब इसके साथ कोई भी आपका वैसा सॉफ्टवेयर जो इजीली आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही वो कॉपीराइट है, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। दूसरा है आपके पास फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब फ्री में तो अवेलेबल है, ठीक है, कॉपीराइटेड है बट अवेलेबल फ्री है, मतलब आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, जैसे आप फेसबुक यूज करो तो पैसा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आप फेसबुक के अंदर जाकर फेसबुक का लोगो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या फेसबुक का जो डिजाइन है उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको जो फैसिलिटीज मिला है आप उसी को यूज करोगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब ये होता है जैसे आपको कोई डेमो वर्जन होता है ना,
डेमो वर्जन या फिर आपका ट्रायल वर्जन होता है कि भाई आइए हमारा प्रोडक्ट देखिए, आप प्रोडक्ट देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है कि नहीं। तो 30 डेज का ट्रायल ले लीजिए, जैसे लाइसेंस गिवन फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो 30 दिन का आपको देगा कि या 7 दिन का देगा, इतना दिन यूज कीजिए उसके बाद आपको पैसा लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग शेयरवेयर, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल डेमो वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। कॉमर्शियल अवेलेबल सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर को हमें खरीदना पड़े, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं तो खरीदने की जरूरत पड़े, जैसे विंडोज हो गया, ठीक है, iOS हो गया या आपका मैक हो गया, ठीक है। ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको खरीदने पड़ते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग यूज कर लेते हैं फ्री वाला या दुकान में जाके इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो पायरेटेड होता है, ठीक है, लेकिन इसको हमें खरीदने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये फ्री तो होता है, फ्री तो होता है, फ्री एंड उसके साथ साथ आप उसका कोड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट प्रोग्रामिंग ऑल्सो, ठीक है। तो फ्री भी है, आप उसका कोड भी चेंज कर सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे आपके फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका एंड्रॉइड है, ठीक है, एंड्रॉइड भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे आप मान लो यहाँ पर आपका क्या है, फायरफॉक्स है, ये भी क्या है, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे आपके ओपन, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। प्रोप्रिएटरी को हम लोग क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। जो पेड सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको पैसे देके इसको खरीदना ही पड़ेगा, आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर सॉरी, या तो हम इसको ओपन बोलते हैं या क्लोज बोलते हैं। तो ओपन का मतलब फ्री भी है, उसके कोडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। क्लोज का मतलब ये फ्री नहीं है ना, उसके कोडिंग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फर्मवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जैसे हमारे पास क्या हो गया, बायोस हो गया, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर फायरवॉल, फायरवॉल हो गया। ये सब ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे होते हैं। एटीसी जो है ये हमारे पास यहाँ पर फर्मवेयर का एग्जांपल होता है। तो सॉफ्टवेयर में इतनी सारी चीजें थी, एक बार बताइए जल्दी से, क्या सॉफ्टवेयर सबको क्लियर है? एनीवन? जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या सॉफ्टवेयर में इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है। अगर किसी का रह गया होगा तो वो दोबारा से जरूर देख लेना वीडियो को, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर में ही, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर था उस पर बात कर लेते हैं। कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है या फिर इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। दूसरा, जब भी हमारा बूटिंग होता है, बूटिंग मैंने आपको बता दिया है, बूटिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, बायोस काम करता है, ठीक है, बायोस लोड होता है सबसे पहले, कहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर। उसके बाद बायोस के बाद फिर क्या होता है, पोस्ट चेक करता है सारा काम होता है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और तब जाके आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मतलब जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप काम कीजिएगा वो होता है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो बूटिंग के टाइम अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम स्टार्टअप नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप आने से पहले आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, ओएस के बिना बूटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। तो अब देखो, बेसिकली मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, या फिर यूजर की जगह हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, क्योंकि यूजर डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूजर लिखा है। तो यूजर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख रहे हो यहाँ पे बूटिंग लोडिंग का काम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो रहा है, ठीक है। इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोर पार्ट, ठीक है, कोर पार्ट ऑफ ओएस। ओएस का कोर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्नल। बेसिकली जितना भी ये शेड्यूलिंग का काम होता है, आगे बात करेंगे, जितना भी शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट का काम होता है, जितना भी शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट वर्क होता है, ये सारा वर्क कौन करता है? ये कर्नल करता है। तो कर्नल कोई हार्डवेयर नहीं है, कर्नल क्या है? सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, कौन? कर्नल होता है, ठीक। नाउ अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम यहां बात करें तो आपके पास कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां से ध्यान रखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि दो प्रोसेसर है, काम कर रहा है तो वो कैसा होगा। आपसे पूछ लेगा कि बारी बारी से काम हो रहा है तो उस वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको समझना, इस भाषा पे मत जाना कि यहाँ पे भाषा क्या लिखा हुआ है, जो मैं आपको भाषा बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे हमने बात किया यहाँ पे बैच, बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब क्या होता है? जिसका मोटिव क्या हो। अच्छा, कोई बैच हम कब चलाते हैं? मोटिव एक होगा या अनेक होगा? किसी बैच की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस बैच का अगर मैं बात कर रहा हूं तो बैच का मोटिव एक होता है या अनेक होता है? जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहां पर लिखा कि ये जो क्लास है कंप्यूटर का क्लास है, तो मैं बोल रहा हूं आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो,
तो यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, या स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीयूटी का अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। या मैं बोलूँ कि ईएमआरएस या फिर केवीएस एनवीएस का एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए है। तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं कंप्लीट बैच की बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका मोटिव क्या होगा? सेम होगा, अलग होगा? तो मोटिव जब भी क्या हो, सेम हो, अनेक ना हो। जब भी मोटिव सेम हो तो हम अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं? एक बैच बना देते हैं और उसका एग्जीक्यूशन एक साथ कर देते हैं। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एक साथ कर देते हैं। अगर सोचो यहाँ पर मेरे साथ 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे बोले कि सर मुझे पढ़ा दो कंप्यूटर, और उन 100 बच्चों के लिए अलग अलग टाइम दो, इज इट पॉसिबल? अगर सबको एक ही एग्जाम देना है तो मैंने क्या बोला कि भाई 8 बजे से मेरा कंप्यूटर का क्लास चलता है, ठीक है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सेशन को आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपके मोटिव को समझा और उस हिसाब से मैंने सिलेबस डिजाइन किया और उस हिसाब से मैंने एक बार एग्जीक्यूशन कर दिया 8 से 9, और यहाँ पर आप सब तक वो सारी चीजें पहुंच गई, ठीक है। तो जहां पर भी मोटिव हमारा सेम होता है वहां पर हम एक बार में एग्जीक्यूशन करके सबका काम कर देते हैं। उसी चीज के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे बैच का, ठीक है। तो बैच हमेशा किसमें काम करता है? सीरीज में काम करता है। तो अलाउज वन प्रोग्राम एट ए टाइम वर्क एज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम यूज्ड फॉर रिपीटेटिव जॉब सच एज पेरोल एंड मंथली सैलरी। मतलब एक तो ये हो गया कि भाई मोटिव हमारा एक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? जो रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे भाई हमारा जो मंथली सैलरी है, ठीक है, सैलरी एवरी मंथ सबको मिलना चाहिए जो भी वर्किंग है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 इंप्लॉय है ना। 1000 इंप्लॉय है तो 1 तारीख को सबका सैलरी मिलना चाहिए। क्या सिर्फ 1 महीने मिलना चाहिए या हर महीने मिलना चाहिए? क्या सिर्फ 1 महीने आप उसको 1 तारीख को पेमेंट करोगे या हर महीने 1 तारीख को उनको पेमेंट होना चाहिए? तो हम बोलेंगे कि सर हर महीने 1 तारीख को उनका पेमेंट होना चाहिए। तो ये जो जॉब है ये रिपीटेटिव जॉब है, ठीक है। तो ऐसे जॉब जहां पर रिपीटेशन हो रहा हो, वैसे जॉब जहां पर क्या हो, एग्जीक्यूशन का मोटिव एक हो, तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। इन सब तरह का अगर हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे एमएस डॉस यूज होता था, आपका आईबीएम ओएस 2 यूज होता था, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपसे पूछेगा अगर मंथली सैलरी जा रहा है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा? तो आप देखो मंथली सैलरी इसका मतलब रेगुलर बेसिस पे हर महीने सेम जा रहा है। तो जब भी रिपीटेशन की बात हो रही है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बैच की बात कर रहे हैं, सेम मोटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, ध्यान देना, जब भी हम बात करें मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग हमारा जितना भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं हम उसको इसी पर्पज से यूज करते हैं कि वो मल्टीटास्किंग है, मतलब एक वो बहुत अनेक काम कर सकता है। हम कंप्यूटर के अंदर में गाना सुन सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम ऑफिस में काम कर सकते हैं, हम कोई गेम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, हम पेंट बना सकते हैं, हम वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, हम एक्सेल पे काम कर सकते हैं, दुनिया भर का काम कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो गया, अनेकों काम के लिए हो गया, ठीक है। तो जितना भी कंप्यूटर सिस्टम आज के डेट में है वो सारा का सारा मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग अगर नहीं है तो कौन नहीं है? जैसे आपका डॉस, डॉस जो है ये आपका मल्टीटास्किंग, डॉस जो आपका मल्टीटास्किंग नहीं था, इसीलिए अब एमएस डॉस नहीं चलता। डॉस आज से बहुत पहले चलता था, ठीक है। डॉस आपका मल्टीटास्किंग नहीं था, उसके अलावा जितना भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सारा का सारा मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग कहने का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। कंकरेंटली का मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक। मतलब आपको फैसिलिटी तो दे रहा है कि आप मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल टास्क कर पाओ, लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास ये नहीं कि एक साथ कर पाओ। इन केस अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है, ध्यान रखो मैंने आपको कोर पढ़ाया था प्रोसेसर के अंदर में, क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, सीपीयू वाला क्लास याद करो, पिछला वाला क्लास हार्डवेयर वाला, ठीक है। एक के बाद एक वो काम करेगा, लेकिन अगर उसमें कोर्स ज्यादा है तब क्या होगा? एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें नॉर्मली तो इसके अंदर सिंगल प्रोसेसर होता है, ऐसा नहीं कि सिंगल ही होगा, ठीक। लेकिन अगर डुअल प्रोसेसर है तब भी वो मल्टीटास्किंग तो होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि मल्टी प्रोसेसिंग होगा कि नहीं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जितना भी मल्टी प्रोसेसिंग है वो मल्टीटास्किंग होगा ही होगा, ठीक है। अभी जब हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग पर आएंगे तो समझना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक ही प्रोसेसर है, ठीक है, मेरे पास काम करने वाला जो यूनिट है वो एक ही है, तो एक बार में तो वो एक ही काम करेगा, लेकिन उसके पास अनेकों काम करने की फैसिलिटी है। तो दूसरा काम करने के लिए इसको पहला काम छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा काम करेगा, मतलब फिर तीसरा काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ेगा तब तीसरा करेगा। तो एक के बाद एक काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बस एक प्रोसेसर है। अगर मोर देन वन प्रोसेसर होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर एक प्रोसेसर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रैपिडली स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि नैनो सेकंड, पिको सेकंड में काम हो रहा है, तो रैपिडली स्विच करना पड़ेगा एक टास्क से दूसरे टास्क में। तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्विचिंग हो रहा है या फिर मेरा कोई काम रुका है, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है कि इतना क्विकली वो रैपिडली क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दिस इज नोन एज
मल्टीटास्किंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 10, 11 जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये कुछ एग्जांपल्स है बस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके मल्टीटास्किंग है। लेकिन थोड़ा सा चेंज कब आ जाता है, जब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। तो मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, अब ये भी मल्टीटास्किंग होगा, वो भी मल्टीटास्किंग, लेकिन वो मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि बस एक प्रोसेसर है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास कोर्स ज्यादा है, प्रोसेसर ज्यादा है, मतलब काम करने वाले जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा है, तो अब क्या करेगा, वो काम साइमल्टेनियसली कर लेगा। मतलब पैरेलली वो क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, पैरेलली वो एमएस वर्ड पे काम भी कर रहा है, ठीक है। तो पैरेलली एक साथ, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर है, मल्टीपल कोर है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा उसका, एक साथ कई सारा काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्रोसेसर है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग। तो जो मल्टीटास्किंग है वो मल्टी प्रोसेसिंग होगा ही होगा। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत छोटा सा अंतर होता है, होप्स आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अच्छा, ये जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब आज के डेट में मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग है ही है। अब सिंगल प्रोसेसर वाला नहीं आता, उसके अंदर डुअल कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर वो रहता ही रहता है, मल्टीपल यूनिट्स होते ही हैं काम करने वाले। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कंकरेंट काम करेगा तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली काम करेगा तो क्या होगा। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होगा, एक साथ काम कर रहा है, इसका मतलब कम से कम दो प्रोसेस एक साथ काम कर रहा है, इसका मतलब मल्टीपल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर, एक बार जल्दी से बताओ। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते रहोगे तो होप सो मेरा जो इंटरेक्शन आपसे है वो ज्यादा बेटर बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी क्लास है, तो एक फीडबैक होना बहुत जरूरी होता है कि मैंने जो आपको समझाया वो आप तक वो चीजें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। और पिछला सेशंस मैंने 2-3 सेशन आपको बोला था कि शुरू के 2-3 सेशन अगर आप लोगे समझते हुए तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फंडामेंटल के क्लास के अंदर में ही मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, वो बता दिया था और बोला था कि थ्रू आउट द सेशन जब तक हमारा क्लास चलेगा ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होता रहेगा। वेरी गुड, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो यहाँ क्या हो गया, मल्टी यूजर तो मल्टी यूजर हम कब यूज करते हैं, मल्टी यूजर जब भी हम कोई ऑनलाइन चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम फ्लिपकार्ट यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे यूजर है ना, अभी अभी पैरेलली आप ही देख रहे हो कि यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर हैं। तो यहाँ पर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और ऐसे बहुत सारे हजारों करोड़ों यूजर अभी होंगे। और सबको यूट्यूब क्या दे रहा होगा, सर्विस दे रहा होगा, कोई लेक्चर देख रहा होगा, कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई रील बना रहा होगा, कोई रील देख रहा होगा, है ना, कोई किचन का सामान देख रहा होगा, तो कोई स्पोर्ट्स देख रहा होगा। तो बहुत सारा काम पैरेलली चल रहा है, करोड़ों प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसके लिए ये जो यूजर है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये यूट्यूब क्या यूज कर रहा होगा, किसी ना किसी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कर रहा होगा। ध्यान रखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कर रहा होगा। मैंने क्या बोला था आपको, हर एक कॉन्सेप्ट लिंक्ड मिलेगा आगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब जब भी हम मल्टी यूजर की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, किसी ना किसी नेटवर्क की बात करेंगे। और जब हम किसी नेटवर्क की बात कर रहे हैं और यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सर्वर की, और सर्वर ही तो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो सर्वर ही तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी तो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इस सर्वर के पास भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी जो क्या होगा, थोड़ा सा पावरफुल होगा, ठीक है, जो इतने सारे प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करवा पा रहा होगा, इतनी सारी चीजों को बैकग्राउंड में मैनेज कर रहा होगा। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऐसे सर्वर के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे विंडोज 2000 सर्वर है, विंडोज एनटी सर्वर है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो लिनक्स यूनिक्स नॉर्मली यूज कम लोग करते हैं, सर्वर के फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं। तो एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बताओ। अच्छा, एक चीज दिमाग में आया कि पिछला सेशन कितना इंपॉर्टेंट था। अगर किसी ने अभी भी पिछले सेशंस नहीं देखे तो 4 क्लास हमने पहले लिए हैं। उन 4 क्लास में फंडामेंटल वाला क्लास और जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था वो जाके जरूर देख लेना। और वो क्लासेस इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे, चाहे आप नेटवर्क पढ़ो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, एमएस वर्ड पढ़ो, एक्सेल पढ़ो, जो भी पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट आपका लगातार यूज होता रहेगा। अगर मैं वो आपको नहीं पढ़ाता तो हर बार हर क्लास में मुझे आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देना पड़ता, वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में वो चीजें पढ़ा दी ताकि शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी क्लियर रहेगा, ठीक है। नाउ देखो, नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब होता है जो ऑलरेडी एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। जैसे ये रिमोट देख रहे हो, तो ये रिमोट देख रहे हो, तो ये रिमोट से रे निकला वहां से ऑपरेट हो गया, तो इसके अंदर कुछ तो सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, इसके अंदर भी तो सर्किट होगा, कुछ तो सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, ये जो रिमोट है ये भी क्या होगा, ये भी तो एक तरह का फर्मवेयर होगा, ये भी तो एक तरह का फर्मवेयर होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर भी और इसके अंदर इसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होगा, ठीक है। तो रिमोट से आप ऑपरेट कर रहे हो, या आपके घर में देखा होगा वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन में टाइम सेट कर दिया और उस टाइम में जाकर वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया। उस हमने बटन प्रेस किया कि भाई इतना कपड़ा है, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से पानी ले लिया, तो कोई मैनेज कर रहा होगा ना उसको। तो उसके अंदर जैसे आपका कोई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खराब होगा तो आप ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आप इंजीनियर आके ठीक करता है, ठीक है। या आपका माइक्रोवेव है,
आपका माइक्रोवेव माइक्रोवेव खराब होगा तो कौन ठीक करेगा? लोकल मिस्त्री आके ठीक करेगा? नहीं, उसके जो इंजीनियर्स होते हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चिप्स लगे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो जो डिवाइस आप खरीद के लाते हो उसके साथ जो पहले से इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो उसको कंट्रोल एंड मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल्फ कंटेन्ड इन डिवाइस, रेसिडेंट इन रोम। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? रोम यूज करते हैं हम लोग, याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको रोम बताया था। ठीक है, तो नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन फ्रॉम द यूजर, यूजर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे आपका मोबाइल है, क्या आप मोबाइल के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो? कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या मोबाइल के अंदर में आपने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट किया होगा, इंस्टॉल्ड कभी नहीं किया होगा। कभी देखा है कि आपने बोला होगा कि भाई जाओ मेरे पास ये ऑपरेटिंग एंड्रॉइड का ये वाला वर्जन है, एंड्रॉइड हटा के विंडोज डाल दो इसमें? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन लैपटॉप के अंदर में है। तो मोबाइल हो गया या टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें जो पीडीए जितना भी होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा है पीडीए क्या होता है, उसके साथ जितनी भी चीजें होती हैं ये सारा का सारा यूज करता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर बाइलिंगुअल पीपीटी प्रोवाइड, देखो मैंने क्या बोला, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना। अभी क्या है कि इसको मैं हिंदी करने जाऊंगा, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा ना, तो गूगल अलग से कुछ ही ट्रांसलेट कर देता है, फिर वो भाषा मेरे खुद समझ में नहीं आती। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैंने बोला, आपको जो भी चीजें समझ में आई आपने उसका क्या कर लिया, नोट्स बना लिया साथ में। ठीक है, फिर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सबका ट्रांसलेशन करना और वो मेरे खुद में समझ में नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझना। रियल टाइम का मतलब हम कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड टाइम की बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड टाइम की बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड टाइम का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं हम टाइम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। टाइम बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यही टाइम है, इसी टाइम में इसी वक्त हमें ये काम करना है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो एरोप्लेन है ना, हमारा जो एरोप्लेन है या हमारा जो मिसाइल मिसाइल का जो लॉन्च होता है, आपने देखा उसमें क्या होता है, काउंटिंग होती है, 10 9 8 6, जैसे जीरो पर होता है बूम, वहां पे क्या हो गया, मिसाइल लॉन्च हो गया। तो ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पर काम करते हैं। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी इधर उधर हुआ, मतलब वो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें नुकसान होता है। ठीक है, जैसे ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज, ये कैसा है, ये एटीसी का इमेज है। यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है और यहाँ पर इसका कंट्रोल है। तो ऊपर आसमान में लोगों को, जो पायलट होता है उसको आसमान में कुछ दिखाई देता है क्या, कि किस तरफ राइट लेना है लेफ्ट लेना है? सारा कंट्रोल कहां से मिलता है उसको? नीचे से मिलता है। अगर ये कम्युनिकेशन टूट गया, अगर ये रियल टाइम कम्युनिकेशन टूट गया, और ये कम्युनिकेशन तो रियल टाइम होना ना, ये जो रियल टाइम कम्युनिकेशन अगर टूट जाएगा तो फिर क्या वो विमान मिलेगा? फिर वो विमान पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं मिल पाए, फिर उसका क्रैश होना तय है ना, फिर पायलट कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये जो रियल टाइम कम्युनिकेशन जितना भी होता है उसके लिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे लैपटॉप के अंदर में नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिफाइंड टाइम। तो प्रोसेस कंट्रोल या फिर टेलीकम्युनिकेशन जो हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल, या फिर जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल जहां पे काम करता है। ठीक है, रोड में आपने देखा होगा सिग्नल, अभी आप सोचो ये भी सिग्नल हो गया, ये भी सिग्नल हो गया, तो फिर कोलाइड कर नहीं जाएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना। तो इसलिए इसको यूज करने के लिए देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। लिनक्स, लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएसी है, क्यूएनएक्स है, आरटी लिनक्स है, वीएक्स वर्क्स है। ये कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलो अच्छा देख लेते हैं और कितना सा बचा है, थोड़ा सा और। ओके, आप चलिए एक बार मुझे कमेंट कीजिए कि क्या 15 मिनट और क्लास को कंटिन्यू करना है जिससे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर पाऊं, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। अब बिना कॉन्सेप्ट के मेरे से क्लास लेना पॉसिबल होता ही नहीं है। मैं चाह के भी आपसे सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करा सकता, जब तक कि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या 15 मिनट्स हम लोग इस सेशन को और कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इस सेशन को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे? जल्दी बताइए फटाफट से, कमेंट कीजिए भाई। यस सर क्या, क्या यस सर क्या? अरे मैंने दोनों ऑप्शन दिया है ना, तो आप लिखो कि क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। इधर लिखो कंटिन्यू और लिखो नो, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है ना। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको कहीं यूट्यूब पर मेरे अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सर कल करा देना प्लीज, पढ़ाइए आप। देखो यहाँ पे 4 5 लोग बोल रहे हैं पढ़ाइए, एक बोल रहे हैं कल करा लीजिएगा। चलो 10 मिनट 15 मिनट और वेट कर लो। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जैसे प्रोसेस का मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। आपने इनपुट दिया तो वो किस में चेंज होगा, आउटपुट में चेंज होगा। एक साथ आपने बहुत सारे इनपुट दिए, आपने सिर्फ कीबोर्ड से टाइप तो नहीं किया, है ना, आपने यूट्यूब भी खोला हुआ है, आप एमएस वर्ड पे काम भी कर रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, और आप कुछ अदर काम भी कर रहे हो, आपका एमएस पेंट भी खुला हुआ है। तो अलग अलग प्रोसेस है, तो इन अलग अलग प्रोसेस को कोई तो मैनेज कर रहा होगा, और हर प्रोसेस आपका चल रहा होता है, मतलब सीपीयू हर किसी पे काम कर रहा होता है। ठीक है,
तो कब सीपीयू को देना है, कब कहां रखना है, कब हायर प्रायोरिटी का आएगा तो क्या करना है, तो ये सब किसके अंदर आएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट की भाई कब प्रोसेस को कितना मेमोरी देना है, मेमोरी में किस लोकेशन पर रखना है, ये सारा काम कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका जो फाइल है, आपने देखा होगा उसके साथ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉट पीडीएफ होता है, डॉट जीआईएफ होता है, डॉट ईएक्सी होता है, डॉट डॉट डीओसीएक्स होता है, ठीक है, डॉट पीपीटी होता है, ये सब होता है। तो ये जो एक्सटेंशन होता है, तो ये क्या बताता है, फाइल का टाइप बताता है, फाइल का क्या बताता है, टाइप बताता है। तो फाइल के टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये फाइल का टाइप, एक्सटेंशन से पता चलता है कि फाइल का टाइप क्या है और इसको कैसे मैनेज करना है। इसके साथ हमें, जैसे आप इसको ओपन करोगे, डॉट पीडीएफ वाला कोई फाइल होगा, ओपन करोगे तो ये इसके लिए कोई पीडीएफ रीडर ओपन होगा, ना कि ये डीओसीएक्स में खुलेगा। तो ये जो मैनेज कर रहा है ये कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर एक टर्म होता है फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, वहीं पर आपको सारे फाइल्स दिख जाते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, जितना भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, जो कनेक्टेड है, जो एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे तो उसको भी तो मैनेज करना है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपका फायरवॉल होता है, ठीक है, डिफेंडर होता है, तो ये सब, ये आपको वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है, ध्यान देना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस अलग हो जाता है, ये जो सॉफ्टवेयर है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा है आपको। फायरवॉल का मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक रहा है। तो वायरस प्रोटेक्शन को इसके अंदर मत ले आना, वायरस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, ठीक है। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। और यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहने का मतलब क्या हो गया भाई, आपको सामने में यहाँ पे क्या दे रहा है, आइकन दे रहा है। अब आप आइकन देख के या फोटो देख के समझ पा रहे हो कि इसके पीछे क्या है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जीयूआई देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या, जीयूआई प्रोवाइड करता है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बाय सीपीयू इज कॉल्ड अ प्रोसेस। मतलब हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, जब वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना हमारा काम अभी चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है। और थ्रेड का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। जैसे आज का सेशन था सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आपको पढ़ाया, उससे पहले हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा। तो हमारे इस सेशन को छोटे छोटे सेक्शंस में हमने तोड़ा। पहले हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, कितने तरह का होता है वो पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, तब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए, तब हम जाके यहाँ तक पहुंचे। तो एक बड़े प्रोसेस का जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेड। और ये हमेशा सिंक होता है एक दूसरे से। पहले ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पढ़ा देता, सॉफ्टवेयर बाद में पढ़ा देता, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सीक्वेंस इसमें जरूरी होता है। और क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसलिए इसको हम लोग लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कहां से करेंगे, इसी सेशन में कराऊंगा। अभी रुको, अभी 25-26 क्वेश्चन भी है मेरे पास, डोंट वरी, ठीक है। अब रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस क्या हो गया कि प्रोसेस, कुछ इनपुट हम दे रहे हैं या कुछ प्रोसेस हम दे रहे हैं, तो उसके रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। तो भाई एक तो आप इनपुट डिवाइस आपके पास होना चाहिए, है ना। मतलब इनपुट डिवाइस के जरिए ही तो आप रिसोर्सेज उसको प्रोसेस दोगे। आउटपुट डिवाइस के जरिए आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, मेमोरी में स्टोर होगा, और सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो यूजर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हार्डवेयर को मैनेज कर देता है। अब हार्डवेयर में क्या क्या मैनेज करेगा, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, रैम, यही तो मैनेज करेगा कि कहाँ होना है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और सीपीयू उसको काम करेगा, ठीक है। एक चीज लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है हमारा, प्रोसेस का स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यू स्टेट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करना या फिर क्रिएट करना, ठीक? कोई भी नया प्रोसेस जो हमने इनपुट दिया उसको बोलेंगे हम हमेशा, वो क्या होगा, न्यू स्टेट होगा। मतलब अभी वो इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद जैसे मैंने इनपुट दिया, अब ध्यान देना, जैसे मैंने इनपुट दिया वो कहां जाता है, जैसे मैं इनपुट दूंगा वो कहां जाता है, वो जाता है रैम के अंदर, पता है ना आपको, वो कहां जाता है, रैम के अंदर। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये कहां जा रहा है, रैम के अंदर जा रहा है। अब रैम के अंदर आने का मतलब वो क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, अभी हमने नहीं दिया है तो वो अपने पास है, लेकिन जैसे हमने इनपुट दे दिया और वो रैम के अंदर आ गया, तो रैम के अंदर आने का मतलब ये है कि ये कभी भी सीपीयू को मिल सकता है। तो रैम से किसको मिल जाता है, ये रैम से मिल जाता है किसको, सीपीयू को। अच्छा, रैम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऐसा जरूरी है कि एक ही होगा, रैम में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। आपने बहुत सारे इनपुट दिए तो वो सारा कहां होगा, सारा रैम के अंदर होगा। अब रैम से यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रायोरिटी चेक होती है, यहां पे क्या होता है, प्रायोरिटी चेक होती है। प्रायोरिटी चेक, प्रायोरिटी चेक का मतलब क्या हो गया कि भाई कौन से प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा है। बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं उसका भी पोर्ट्स का प्रायोरिटी होता है, आपने किस पोर्ट से डेटा दिया है, सो दैट उसकी प्रायोरिटी कितनी ज्यादा होगी, उसको कब एग्जीक्यूट करना है, ये सब कहाँ काम होता है, ये सारा रैम के अंदर में यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी चेक होता है इसका काम कौन करता है, शेड्यूलर, शेड्यूलर डिस्पैचर नाम का एक प्रोग्राम होता है, शेड्यूलर डिस्पैचर नाम का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। यही चेक करता है कि इसके अंदर प्रायोरिटी, और जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो उसको उठा के किसको दे देगा, सीपीयू के पास। अब सीपीयू कहाँ है, रनिंग स्टेट, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो गया, प्रोसेस खत्म, तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा मतलब सीपीयू अपने प्रोसेस को निकाल देगा वहां से। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के एंड में आपने यहां पर कुछ हायर प्रायोरिटी का दे दिया, मतलब आपने फिर से नया कुछ इनपुट दे दिया, कैसा, हायर प्रायोरिटी का। हायर प्रायोरिटी किससे, जिस जो अभी सीपीयू के पास था, तो ये यहां से देखा शेड्यूलर डिस्पैचर ने कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई हमारे पास कोई दूसरा प्रोसेस है, तो ये क्या करेगा, इस वाले को रोक देगा। ठीक है, यहां पे क्या करेगा, इस वाले को जो स्टेट जो रनिंग स्टेट में था उसको रोक के किस स्टेज में दे देगा, वेटिंग स्टेज में दे देगा। अब वेटिंग स्टेट का मतलब अब वो वेट करता रहेगा। अच्छा, ये भी जो वेटिंग स्टेट होता है ये ऐसे ही नहीं वापस से रैम में नहीं जाता है, ये फिर से आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में चला जाएगा। जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, वहां पे स्टोर करके रख देता है। वहां पे एक टर्म होता है स्पूल नाम का, स्पूल नाम का छोटा सा एरिया होता है, वहां पर उसको रख देता है। ठीक है, अब यहां पर हायर प्रायोरिटी का फिर से एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर देगा। अब ये वापस से यहां पर आएगा, किसके पास, वापस से ये उठ के कहां आएगा, वापस से ये उठ के रैम के पास आएगा। अब यहां पर दोबारा से प्रायोरिटी चेक होगी, ऐसा नहीं है कि ये अगर पहले एग्जीक्यूट हो चुका था तो था, अगर इससे हायर प्रायोरिटी का कोई है तो वही जाएगा। अब इसका टर्म जब भी होगा तो फिर से ये यहां पर आएगा। अब मान लो अगर ये 50% एग्जीक्यूट हो चुका था, क्या दोबारा से वो एग्जीक्यूट होगा पूरा, नहीं। अब जो दोबारा से होगा ये क्या होगा, 50% से आगे होगा। ठीक है, जितना एग्जीक्यूट हो चुका है उतना एग्जीक्यूशन हो चुका है उसका, अब उसके आगे जाएगा और फिर यहां से क्या हो जाएगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो रनिंग ये उसका स्टेट होता है। इस तरह से हमारा प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट यानी क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस स्टेट। और ये वेटिंग स्टेट समझ में आ गया, कहा ये हार्ड डिस्क में दोबारा से चला जाएगा, फिर से रेडी स्टेट रैम, तो यही इसका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर, सीपीयू टाइम का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम 0 to 100%। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम होता है कि सीपीयू को आइडल बैठने मत दो, सीपीयू से पूरा का पूरा काम करवाते रहो। ठीक है, मतलब सीपीयू को कभी भी बैठने मत दो, क्योंकि मेन जो प्रोसेस जो पैसा लगता है वो सीपीयू का ही पैसा लगता है। अच्छा, वेटिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, वेटिंग टाइम इन रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। जितना देर आपने आपका प्रोसेस जितना देर रैम के अंदर में वेट कर रहा है, उतना उतना जो टाइम लगा उसको बोलेंगे हम लोग वेटिंग टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू। जैसे सीपीयू को मिला वो जो टाइम मिला, आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया, जैसे आप सीपीयू को मिले वो जो टाइम हुआ उसको बोलेंगे हम लोग रिस्पांस टाइम। ठीक है, और जो टर्न और ऑन टाइम टीएटी होता है, ये समेशन ऑफ ऑल टाइम होता है कि कितना वेट में कितना वेटिंग किया रैम के अंदर में, कितना एग्जीक्यूशन में लगा, दोबारा से अगर वेटिंग स्टेट में गया तो वहां कितना किया। तो स्टार्ट से लेकर एंड होने तक में जितना भी टाइम टोटल लगता है उसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम यानी टोटल टाइम बोलते हैं। ठीक, चलिए अब फटाफट से हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे रैपिड फायर स्टार्ट होगा, अगले 10 मिनट में हम लोगों को 30 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर में 30 क्वेश्चंस करना है। द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर दो मेजर कैटेगरी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये होता है। आप लोग फटाफट से यहाँ पे कमेंट करते रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, तो इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इज डिजाइन टू हेल्प प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स को हेल्प करने के लिए नहीं होता है। तो परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, यानी जो हम लोग जो यूजर हैं, यूजर को स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करने के लिए, हम अपना काम कर सके, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बग मीन्स क्या होता है, एरर होता है। और मैंने बताया कि बग कैसा एरर होता है, अगर कोई यूजर अपने दिमाग का यूज करते हुए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो हर यूजर का दिमाग अलग अलग काम करेगा। यहाँ पे कोई सिंटेक्स सबके लिए सेम होता है, लेकिन लॉजिकल एरर अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। ठीक है, अब बूट स्ट्रैप इज, बूट देखो यहाँ पे बूट है, बूट का मतलब क्या, बूटिंग से होगा। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप बेसिकली किस वक्त यूज होगा, जिस वक्त हम बूटिंग कर रहे होंगे। बूटिंग का मतलब क्या कर रहे होंगे, स्टार्टिंग द सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग द सिस्टम। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग द सिस्टम, इसका मतलब बूटिंग। तो बूटिंग के टाइम में क्या होगा, तो अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। यानी बूट स्ट्रैप क्या है, ऐसा स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को स्टार्टअप देता है। और आप कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर के साथ यहां पर आंसर करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आप गूगल क्रोम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो तो ये एप्लीकेशन हो गया। आप कंपाइलर, अच्छा कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों आपका सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये जो गूगल क्रोम है ये आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट ना। प्रोग्राम कोडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लैंग्वेज इज कॉल्ड, प्रोग्राम कोडेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम किसी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको टारगेट कोड बोलते हैं, भाई टारगेट कोड जो होता है ये हमारा मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, या फिर मशीन कोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, क्योंकि सोर्स अलग अलग हो सकता है, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, टीनी पावर कोड्स फॉर एक्सटर्नल, नहीं। एक्सपर्ट्स हु नो हाउ टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवाइस, यहाँ पे एक्सपर्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब किसी पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम, तो ये क्या है, एक ऐसा स्पेशल पर्पस प्रोग्राम है जो क्या काम करे, एक ऐसा स्पेशल पर्पस प्रोग्राम है जो आपके डिवाइस को बेहतर ढंग से फंक्शन करने में काम करे। देखो यहाँ पे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? अगर यहीं पे रहता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर हु नोस, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट की बात करें, मतलब यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात करें, तो नेक्स्ट जो फेवरेबल है हमारे पास स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम, ठीक है। नाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताता है कि आप भाई कंप्यूटर क्या है, तो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको, कंपाइलर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं या डिबगर बोलते हैं। तो आपको मैंने क्या बोला कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब ये प्रोग्रामिंग भाषा में जब हम कुछ निर्देश देते हैं, बहुत सारे निर्देश के कलेक्शन को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस, ठीक है, जब बूटिंग का प्रोसेस होता है तो आपको पता है कि बूटिंग के प्रोसेस में क्या यूज होता है, तो सबसे पहले क्या लोड होता है, तो सबसे पहले आपका जो लोड होता है वो बायोस लोड होता है ना। सबसे पहले आपका यूज होता है बायोस लोड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और यही सारे फाइल जितना भी आपका सिस्टम फाइल्स है, जितना आपका हार्डवेयर है, उसी को देखता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे कॉमन टाइप का क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आपको बहुत सारी कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाली, एप्पल भी बनाती है, विंडोज भी बनाती है, आपका ये चाइनीज कंपनीज भी है, लिनक्स फ्रीवेयर भी है। तो ये जो विंडोज है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है ना, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये जो है ये गूगल का है, ठीक है। ये आपका एप्पल का है ना? ये क्या है, ये आपका एप्पल का है, ये आपका फ्री है। ये जो है आपका फ्री, तो ये भी फ्री होता है और ये भी फ्री होता है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका फ्री होता है, ये भी फ्री होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या होता है, पेड होता है। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड डैश इज द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज। हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर आसानी से यूज कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड जनरेशन से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद ही हम बहुत आसानी से चीजों को यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटे आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया हुआ है। डैश इज द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पे टर्म पकड़ना क्या है, एक ही समय में कई प्रोग्राम की एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता। एक ही समय में मल्टीपल टाइम, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा वो, ठीक है। तो एक ही समय में जब हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस या फिर मल्टीटास्किंग। अब देखो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग सब क्या है, सब आपका सेम ही है, ठीक है। एट द सेम टाइम सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टी यूजर भी हो सकता है, देखो ये जो है ना आपका, ये दोनों सुटेबल है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी हो सकता है और मल्टी यूजर भी हो सकता है। ऐसा ऑप्शन आपको बेसिकली मिलेगा नहीं, मेरे से शायद गलती से यहाँ पे रह गया होगा। तो आप मल्टी यूजर भी दे सकते हो यहाँ पर, और मल्टीटास्किंग भी दे सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकता है, तीनों हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूलिंग मैनेजमेंट का काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कर्नल है, जो कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल बोलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखो विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग है। लेकिन जब हम डॉस की बात करते हैं तो ये जो होता है, ये आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल टास्क होता है। ये जो काम करता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस पे या सीयूआई पे काम करता है, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। इसके लिए हमेशा हमें कुछ भी चीज एक्सेस करना होता था ना, तो हमें कोड लिखना पड़ता था। ऐसे ब्लैक कलर का क्या होता था, एक ब्लैक कलर का एक स्क्रीन होता था, यहां पर हमें कोड लिखना पड़ता था, तब जाके हम किसी चीज को एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप आर रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब अलग अलग जो एप्लीकेशंस है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब को आप कैसे पहचानते हो, तो आपका यूट्यूब का क्या है, लोगो बना हुआ होगा, है ना। आप फेसबुक को कैसे पहचानते हो, एफ टाइप का ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं लोग, दिस इज नोन एज आइकन्स, ठीक है। और यही आइकन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, यही आइकन्स हमें जीयूआई प्रोवाइड करते हैं, यानी ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली हम सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन लार्ज कंप्यूटर, सभी के लिए जरूरत होता है। इट ऑलवेज सप्लाइड विद द कंप्यूटर, ठीक है। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सप्लाई होता है आपका कंप्यूटर के साथ, लेकिन आप कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकता। कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प इन ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो क्या करे, कंप्यूटर के सिस्टम को, जो डेटा है उसको ऑपरेट करने में, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए काम करे। दैट इज ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली फाइंड इन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी डिवाइस के साथ, तो कहां पे यूज होता है, दैट इज नोन एज पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के अंदर में ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। जब भी मैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं या सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको लास्ट में एक टर्म बताया था कि भाई सीपीयू को आपको आइडल बैठने नहीं देना, क्योंकि जिस चीज के लिए आपने, जैसे आप कभी कहीं इंप्लॉई बनोगे,
ठीक है। तो आपका बॉस आपको बैठने नहीं देगा, आप फ्री रहोगे आपको दूसरा काम ला के दे देगा, क्योंकि आपको पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो सीपीयू के टाइम को क्या करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। और दूसरा क्या, मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम। मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या, जो टोटल टाइम हमें एग्जीक्यूट करने में लगा, इवन वेटिंग वेटिंग सब कुछ लेके, जो प्रोसेस स्टेट दिमाग में रखना, जो मिनिमम टाइम लगेगा उसको कम से कम टाइम में हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो ये काम होता है आपके सीपीयू का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी जो है ये क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, सी जो है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो कहां पर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि सेशन आज हमारा लेट हुआ है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर में, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी मैंने सोचा था कि 9:15 तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, 30 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे लगता है, तो 30 क्वेश्चन भी हमने कराए। उसके अलावा हमने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ा डिटेल में, हमने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा डिटेल में। अब अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पर आपका टाइम क्या हो गया, इसी को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन। यूज ऑफ आइकन्स इन विंडोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डैश इंटरफेस। अगर आप आइकन यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, तो भाई जीयूआई का एग्जांपल हो जाएगा। यानी ग्राफिकली आप उससे क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी ओपन सोर्स की बात करेंगे इसका मतलब वो फ्री होगा, दूसरा क्या होगा, फ्री होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा भाई ये होगा कि आप उसको उसके कोड को चेंज कर सकते हो, तो इसके कोड को चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके यहाँ पर यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो विंडोज है, तो विंडोज जो है ये आपका क्लोज्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों जो है ये आपका फ्री है। ठीक है, ये तीनों जो है आपका फ्री होता है। अबंटू, लिनक्स, ड्रूपल, ये सारे यूनिक्स, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे फ्री होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज तो नहीं होता, ये भी विंडोज का पार्ट है, ये भी नहीं होता। ये आपका एप्पल का है, तो एप्पल तो कभी कोई भी चीज फ्री में देगा नहीं। इसका मतलब ये जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड आपका फ्री में नहीं होता। सॉरी, एंड्रॉइड जो है ये आपका फ्री वेयर सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं हम लोग। एंड्रॉइड किसका प्रोडक्ट है, तो गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम। डैश द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन, एक ऐसा प्रोसेस जो टर्निंग ऑन, सिस्टम को ऑन कर रहा है, एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को पावर दे रहा है, सिस्टम को ऑन कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं बूटिंग, है ना। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द सिस्टम। नाउ डैश इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसेस वेट्स फॉर रिसोर्सेज व्हिच इज बीइंग असाइन्ड टू सम अदर प्रोसेस। भाई खतरनाक क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर है ना, कोई यूजर है, ये कोई एक कंप्यूटर है, इसको आपने प्रिंटर असाइन किया हुआ है। ठीक, यहां पर कोई यूजर टू है, इसका सिस्टम, इसको भी चाहिए प्रिंटर। ये ऑलरेडी प्रिंटर असाइन है यूजर वन को, और यूजर टू भी डिमांड कर रहा है किसका, प्रिंटर का। ठीक, और यूजर टू प्रिंटर का डिमांड भी कर रहा है, और इसके पास यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर इसके पास कोई और दूसरा कोई डिवाइस है, जो ये इसके पास अपने पास एक डिवाइस भी रखे हुआ है, और यहां पर कोई यूजर थ्री है जिसको यही डिवाइस चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंडीशन जहां पर एक यूजर एक डिवाइस को यूज कर रहा है और दूसरे का डिमांड कर रहा है, और वो ऑलरेडी किसी को और असाइंड है। मतलब एक हम ऐसे लूप में चले जाते हैं जहां पर मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको भी रखे हुआ हूं और दूसरे चीज का भी डिमांड कर रहा हूं, और मैं जिस चीज का डिमांड कर रहा हूं वो ऑलरेडी कोई और उस चीज को रखे हुआ है। तो ये एक जो सिचुएशन क्रिएट होता है, इस सिचुएशन में आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम हैंग टाइप से हो जाता है, वो सिस्टम काम नहीं करता, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा रिसोर्स किसको दूं, मैं कौन सा डिवाइस किसको दूं, कौन सा हार्डवेयर किसको दूं। तो ये जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेड लॉक कंडीशन। डेड लॉक, ये क्या हो गया, एक लूप में फंस गया, तो डेड लॉक बोलते हैं इसको। समझ में आ गया बात, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपने ऐसी चीजों का डिमांड किया है, ऐसे रिसोर्स का जो और किसी के पास है, और वो आपके पास भी कुछ चीज है और आपके पास जो है वो और कोई मांग रहा है। ठीक है, तो हम एक लूप में चले गए हैं जहां पे सिस्टम कंफ्यूज है कि क्या करे। ठीक है, तो डेडलॉक से बचने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारी चीजें होती हैं, खैर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो डेडलॉक से कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये दिमाग में रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, यहां पर जो वायरस प्रोटेक्शन है, वायरस प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज अ रिस्पांस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्री डिफाइंड टाइम पर काम करता है, और मतलब जो टाइम उसको दिया गया, जो टाइम कंस्ट्रेंट, जो लिमिटेशन उसको दिया गया उसी लिमिटेशन में काम करता है। जैसे मिसाइल लॉन्च में क्या होता है, 10 से लेके जैसे 0 पर आया और वो उसी ड्यूरेशन में क्या हो गया, लॉन्च हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस भी बोलते हैं इसको, आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से कीजिएगा और क्लास कैसा लगा वो जरूर से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का आने वाले 5-6 दिन में जो थ्योरी के साथ आपका एमसीक्यूज है वो करा दूं, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे 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 अपना जो एमसीक्यूज वाला सीरीज चलता है वहां पे प्रैक्टिस हमारा होता रहेगा। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो मैं रीजनिंग और क्वांट का क्लास लूंगा आपका, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस कैसा रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर तक रहे। और अगेन एक चीज मैं बोलूंगा कि आपका यूट्यूब पे भी थैंक्स का ऑप्शन है, आप उसका उस ऑप्शन का यूज करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई फीस वगैरह नहीं है, आप चाहो तो थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड, आप यहाँ पे पढ़िए और पढ़कर सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल मौका मिला तो दोबारा से मैं आप लोगों का सेशन लूंगा, और सेशन को जितना शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि ये क्लास आपको पेड क्लास में भी कहीं नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। इतना डिटेल में मैं पढ़ा देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो क्या सवाल है सर? डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, बूलियन अलजेब्रा पढ़ा दो, एग्जाम है पुलिस का। अच्छा, पुलिस वाले में आपका डेटा स्ट्रक्चर, आप एक काम करो, आप मुझे टेलीग्राम पे उसका सिलेबस भेज देना, ठीक है। टेलीग्राम पे सिलेबस भेज देना, मैं सिलेबस देख लूंगा, एनालाइज कर लूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक सेशन ले लूं, ठीक है। टेलीग्राम लॉजिकल शाकिर के नाम पर है, आप वहां पर जाके मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। फटाफट से एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना, और थैंक्स ऑप्शन अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज द थैंक्स ऑप्शन गिवन बाय द यूट्यूब, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके।